आज मैंने आपसे रूबरू होने के पीछे एक निश्चित वजह से फैसला किया। मैं एक टीवी चैनल में इस इलेक्शन के दौरान जाता रहा। वहां पर कुछ चर्चाएं होती हैं। वहां पहले चुनावी अनुमान पेश किए गए और उसके बाद एग्जिट पोल पेश किया गया। उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर, लेकिन अन्य चैनलों ने भी इतनी ही मेहनत की होगी। उनके जो भी परिणाम थे, उनके जो भी आउटकम थे, वो बहुत अलग तरीके से थे। तो चारों तरफ से सवाल उठ रहा है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है और उनके अनुमान अलग अलग क्यों आते हैं। तो पहली बात यह कि वो तो सिर्फ अनुमान है, उनका अलग अलग आना स्वाभाविक है। सैंपल साइज के ऊपर भी निर्भर करता है, किस भौगोलिक परिक्षेत्र में उन्होंने किया इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं आज उनकी ओर से कोई सफाई देने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। लाइव हिंदुस्तान को आप प्यार करते हैं, हमसे कुछ उम्मीद आप करते हैं, और उस उम्मीद को पूरा करने के नाते मैं आपसे आज रूबरू हूं। ये जो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। उसकी वजह ये थी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, जो अपने सरकार और संगठन को मिलाकर चलाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से चलाते हैं, और उन्होंने एक नई शैली विकसित की है राजनीति की, जिसकी वजह से ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना पूरा तो नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो पूरी शिद्दत से अपने सिद्धांतों, अपने दल को, अपने पुराने और नए सहयोगियों को जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी था कि मायावती की ये सियासी कोशिश, ये नया जो रसायन बना रही हैं, ये कितना सफल होगा। इस बार वो दलित मुस्लिम एकीकरण को लेकर आगे आई थी। कठिन काम था, क्योंकि इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर अब तक तमाम लोगों ने इसकी कोशिश की, वे सफल नहीं हुए। चुनाव का परिणाम आने में भी 24 घंटे से ज्यादा शेष है। मैं कोई आपको चुनाव परिणाम बताने नहीं आया हूं, क्योंकि लोकतंत्र में वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उन सारे लोगों का अपमान होगा जिन्होंने वोट दिए हैं और जिन्होंने बहुत मन लगाकर इसके लिए मेहनत की है कि चुनाव निष्पक्ष हो सके। लेकिन मैं आपसे कुछ संभावनाओं पर बात कर रहा हूं, जो शायद हिंदी टेलीविजनों के विमर्श में उतनी शिद्दत से नहीं सामने आई। तो पहली संभावना, पंजाब से शुरू करता हूं। पंजाब में कांग्रेस ने अपने पुराने सिपह सालार सरदार अमरिंदर सिंह को सामने किया, और अमरिंदर सिंह ने मेहनत कर 10 साल से हुकूमत कर रही अकाली पार्टी और बीजेपी के गठजोड़ के सामने कांग्रेस को खड़ा किया। पर एक नए खिलाड़ी ने यहां पर एंट्री की, अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का भी अपना नया तौर तरीका है। वे वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। उनकी पार्टी में आमतौर पर उस तरीके के लोग नहीं होते जिनके चेहरे हम इधर या उधर देखने के अभ्यस्त रहे हैं। और ये फैसलाकुन होना है कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर सत्ता में आते हैं तो क्या भारतीय राजनीति में एक तीसरी शक्ति का उदय होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़, एक तरफ कांग्रेस का गठजोड़, और फिर अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात, अगर कांग्रेस किसी वजह से वहां पर सत्ता गंवाती है तो यह भी तय जान लीजिए कि उससे राहुल गांधी की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। तो पंजाब में जो एग्जिट पोल जो भी कह रहे हो, यह तय है कि अभी सत्ता वहां पर इतनी उलझी हुई है कि कोई भी एग्जिट पोल आपको सीधा सीधा गणित नहीं बता सकता। पर पंजाब का चुनाव जैसे कभी राष्ट्रीय एकता के मामले में दशा दिशा तय करता था, इस बार भारतीय राजनीति के मामले में दशा दिशा तय करने वाला है। उत्तराखंड लड़ाई दुतरफा है, और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है तो बीजेपी के चांसेस हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सभी ने भाजपा की भारी बढ़त दिखाई है। कुछ ने सरकार बनती दिखाई है, कुछ ने यह कहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेंगे। अगर वो मान लीजिए सत्ता में आना है उनको, अगर वो बहुमत ले आते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो वो सत्ता में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर वो बहुमत से दूर रह जाते हैं तो उनको समर्थन किसका मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मायावती
बाकायदा अपने वोटरों से वायदा कर चुकी हैं कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वे जानती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गई तो उनको आने वाले दिनों में मुस्लिम मतों को अपने से जोड़ने में दिक्कत होगी। हालांकि वो इससे पहले ऐसा कर चुकी है। दूसरी बात ये कि यदि गठजोड़ सबसे आगे आता है अखिलेश और कांग्रेस का, और किसी वजह से वो गठबंधन नंबर 1 की स्थिति में आ जाता है और वो भी दूर रहते हैं, तो क्या मायावती उन्हें समर्थन देंगी? उन्हें समर्थन कहां से मिलेगा? समर्थन यदि मायावती उन्हें देती हैं तो एक नया फॉर्मूला इजाद हो जाएगा, जिसका कल अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि हम बीजेपी को दूर करने के लिए मायावती का साथ दे सकते हैं या साथ ले सकते हैं। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है। उसकी वजह यह है कि मायावती और समाजवादी पार्टी की लड़ाई निजी वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से निजी स्वाभिमान की लड़ाई थी। 2 जून 1995 को मायावती के साथ जो हुआ था उत्तर प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में, उसको वो आज तक नहीं भूली है। हालांकि वो इसे कभी नहीं भूलेंगी, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि राजनीति में बशीर बद्र का शेर लागू होता है। मोहब्बत, अदावत, वफा, बेवफाई किराए के घर थे, बदलते रहे। एक बात और, इन चर्चाओं से परे जाकर अगर आप इन 5 राज्यों के लोगों को देखिए, तो मुझे जब मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घूम रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई एक चीज देखकर, एक फिनोमिना देखकर। हम जब लोगों से बात करते थे तो वो विकास की बात करते थे, हम जब लोगों से बात करते थे तो वो शिक्षा की बातें करते थे, हम जो लोगों से बात करते थे तो राजनीतिक और राजनेताओं के खिलाफ बातें करते थे। लेकिन वो वोट किसको देंगे, इसका पैमाना सिर्फ एक चीज से तय हो जाता था कि आप जब वो जवाब दें तो सिर्फ उनकी बिरादरी या उनका धर्म पूछ लीजिए। तो अगर जाति और धर्म देखकर हम वोट देते हैं तो क्या भारत के 121 करोड़ लोगों से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और मैं इसे थोड़ा सुधार कर बोलूंगा, क्या उन्हें खुद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम 21वीं शताब्दी के नागरिक वाकई हैं? क्या हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हैं, लेकिन हमारी कोई भूमिका संसार का सबसे महान लोकतंत्र बनाने में भी है? तो इसलिए ये चुनाव जो भी तय करेगा, सत्ता में जो भी आएगा, एक यक्ष प्रश्न आप तय जाने, ये मेरे और आपके सामने खड़ा है, हर हिंदुस्तानी के सामने खड़ा है कि हमारे लिए विकास सिर्फ एक नारा अगर है तो हमें अपने नेताओं से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए अगर अपने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा एक नारा है तो हमें फिर देश के संविधान से गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। हमें अगर सच में विकास की दरकार है तो पार्टियों के सामने अपना एजेंडा रखना चाहिए, और एजेंडा रखने का टाइम इस बार भले ही हम चूक गए हों, पर भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी है कि ग्राम प्रधान से लेकर देश की सबसे बड़ी जन अदालत, संसद, लोकसभा के चुनाव तक 5 साल में हर कुछ महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, हमें अपनी बात रखने का मौका देता है। तो मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि अगर अगली बार से हम अपनी बात रखना शुरू कर दें तो तय जानिए कि सिर्फ नेतागिरी और देश ही नहीं बदलेगा, हम सब बदल जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में एक पुरानी परिभाषा बदल गई है। पहले कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, आज की तारीख में यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपना नेता मिलता है। कल चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।